मध्यकालीन भारतीय इतिहास जानने के स्रोत के इस तीसरी कड़ी में आज हम चर्चा करेंगे मुग़ल अफ़गान कालीन साहित्य की, जिनके आधार पर हम इतिहास का निरूपण करते हैं। इस समय ध्यान रखने का है कि इस समय पुर्तगाली, अंग्रेज़ और फ्रांसीसी भी आ जाते हैं और उनके पत्र भी हमारे लिए महत्वपूर्ण होते हैं, उनकी यात्रा विवरण भी महत्वपूर्ण होते हैं। अब हम बात करें मुग़ल काल के, तो सबसे पहले बाबर भारत में आया था और बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी, तुज़ुक-ए-बाबरी, जिसे बाबरनामा कहा जाता है। यह एक बहुत अच्छा ग्रंथ है और चगताई तुर्की भाषा में लिखा गया। चगताई क्षेत्र था उसका, जहाँ का वो रहने वाला था। तुर्की उसकी भाषा थी, इसलिए चगताई तुर्की भाषा इसको कहते हैं। चगताई तुर्की भाषा में लिखा गया, बाद में इसे फारसी में अनुवाद कराया गया और इसका फारसी अनुवाद शेख जैन वफ़ाई खौफी ने किया था, जो बाबर का मित्र था और बाद में अकबर ने इसे अब्दुल रहीम खान खाना से भी फारसी में अनुवाद करवाया था। इस ग्रंथ में जो विवरण मिलता है उसमें भारत के बारे में, विशेषकर प्रकृति के बारे में बहुत अच्छा विवरण मिलता है कि यहाँ की प्रकृति बहुत अच्छी है, यहाँ सुंदर फल हैं, फूल हैं, पौधे हैं, मनुष्य हैं, वनस्पतियाँ हैं, जंगल हैं, नदी है, तालाब हैं, पहाड़ियाँ हैं, सब कुछ है जो विश्व में मिलता है। वो लगभग सारी चीज़ें यहाँ भी दिखाई पड़ती हैं। लेकिन वो लिखता है कि यहाँ के प्रदेश और नगर बहुत कुरूप हैं, यानी यहाँ के जो नगर बनाए गए वे नगर अच्छे नहीं हैं और यहाँ के लोग मिलनसार नहीं हैं, इनमें प्रतिभा नहीं है, इनमें बुद्धि नहीं है, शिष्टाचार की कोमलता नहीं है, इस तरह की बातें। यानी यहाँ के लोग, यहाँ की नज़र खराब हैं, लेकिन यहाँ की प्रकृति अच्छी है, यहाँ की वनस्पतियाँ और पृथ्वी और आकाश सब अच्छा है। ये लिखता है कि यहाँ अच्छे घोड़े नहीं हैं, अच्छे मांस नहीं हैं, अंगूर नहीं है, खरबूज नहीं है, ठंडा पानी नहीं है, इस तरह की बातें ये लिखता है। फिर आगे लिखता है कि यह बहुत बड़ा देश है और सोना चांदी का बाहुल्य है और यहाँ वर्षा ऋतु बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छे हो जाते हैं। तो एक तरफ ये, दूसरी तरफ लिखता है कि एक अच्छा लिखता है कि यहाँ के लोग अच्छे हैं, एक तरफ लिखता है कि ये बुरे हैं, एक तरफ लिखता है इनके पास दिमाग नहीं है, एक तरफ लिखता है कि यह व्यवसाय और धंधे के अगणित कारीगर यहाँ पे मिलते हैं। यानी व्यवसाय धंधे करने वाले बिना बुद्धि के तो शायद नहीं हो पाएगा ये, लेकिन इस तरह की बातें करता है कि व्यवसाय और धंधे के अगणित कारीगर मिलते हैं, यह एक बहुत बड़ा आराम है। तो तीसरी चीज़ें फिर इसने लिखा है राजनीति के बारे में हम बात करें तो ये इब्राहिम लोदी और उसके अमीरों के राज्य का भी हाल देता है और अपने समकालीन गुजरात, दक्षिण मालवा, बंगाल, विजयनगर, राणा सांगा, इन राज्यों की भी चर्चा करता है, जिनके साथ में जो चर्चाएं आ जाती हैं। ये सैन्य व्यवस्था का भी वर्णन करता है, जिन स्थलों से गुजरता है वहाँ की चर्चा करता है। ग्वालियर, धौलपुर, सीकड़ी, मेवाड़, इनका अच्छा विवरण देता है। ये एक तरफ अपने को ये कोमल साबित करने की कोशिश करता है और ये दिखाता है, अपने खुद लिखता है आत्मकथा में कि उसके मित्र की मृत्यु होने पर वह 10 दिन तक आंसू बहाए थे और मदिरा पान नहीं किया था। दूसरी तरफ ये खुद भी लिखता है, जो उसकी कई जगह पर उसने अपने को दिखाया है कि वो खाल खिंचवा लेता है, आंखें फुड़वाता है, कटे हुए सिरों की मीनार बनवाता है, ये बड़े गर्व से कहता है। तो अपने को ही एक तरफ कोमल दिखाता है और एक तरफ निर्दयी दिखाता है। पानीपत और खानवा के युद्धों का भी वर्णन ये करता है, लेकिन यहाँ एक चीज़ ध्यान रखने का है, बहुत सारी बातें इन्होंने अपने से जोड़ दी हैं, मनगढ़ंत जिसे हम कहें, अतिरंजित जिसे कहें। जैसे पानीपत के युद्ध में इब्राहिम की लोदी की सेना को बहुत अधिक बढ़ा चढ़ा के बता दी।
फिर इसमें झूठी बातें आ गई हैं, जैसे राणा सांगा द्वारा बाबर को निमंत्रित करने की कहानी है जो अब खंडित हो रही है। खानवा के समय सलहदी तंवर द्वारा किया गया विश्वासघात का उल्लेख ही नहीं किया, जबकि उसी के कारण ये बाबर अंत में युद्ध जीता था। तो कुछ चीज़ें ये छिपा देता है जो अब इसके विरोध में होती हैं, और बाकी चीज़ें अपनी प्रशंसा, आत्म प्रशंसा खूब करता है। इस ग्रंथ में कई जगह अंतराल मिलते हैं, जैसे 1483 से 1494, 1503 से 1504, 1508 से 1519, 1520 से 1525, 3 अप्रैल से 17 सितंबर 1528। इन अंतरालों के बारे में वो नहीं लिखता कि उस समय वो क्या कर रहा था, कहाँ था, कैसे रहा। तो वो विवरण थोड़ा सा हमारे पास कम होता है। ओवरऑल ये सबसे अच्छा है, ग्रंथ बहुत अच्छा है और इससे हम बहुत सारी जानकारी प्राप्त करते हैं। दूसरी पुस्तक की बात करें तो है तारीख़ रशीदी। ये बाबर का चचेरा भाई मिर्ज़ा हैदर द्वारा लिखा गया। यहाँ एक विशेष बात यह है कि बाबर के जो पृष्ठ नष्ट हो गए, कई अंतराल जो दिखाई देते हैं, अभी हम चर्चा कर रहे थे, उन वर्षों की घटनाओं के लिए यह एकमात्र ग्रंथ है जिसके आधार पर हम इतिहास को लिखते हैं। इसके अलावा मिर्ज़ा हैदर ने बाबर के पूर्वजों और बाबर से संबंधित घटनाओं का भी उल्लेख किया है। यह ग्रंथ 2 भाग में हम विभाजित करके देख सकते हैं। इसमें एक तो मुगलिस्तान, कासगर और मुग़ल शासकों तुगलक, तिमूर से अब्दुल रशीद के समय तक का इतिहास, यानी हम बात करें उनका इतिहास जो वह अफ़गानिस्तान में बिताया लगभग, और दूसरे भाग में उन घटनाओं का जो कि मिर्ज़ा हैदर के जीवन काल में घटी 1541 तक। सैवानी के हाथों जब पराजित होने के बाद बाबर लिखता है कि यह मेरी बहन खानजादा सहवाग खान के हाथ में पड़ गई। यहाँ बाबर ने अपनी कमजोरी छिपाई है। सहवाग खान के हाथों में पड़ गई बात करता है, जबकि मिर्ज़ा इसे साफ साफ कह देता है कि बाबर अपनी प्राण की रक्षा के लिए अपनी बहन खानजादा बेगम का विवाह सैवानी खां के साथ कर दिया। तो यहाँ सत्य को उजागर कर देता है। हुमायूं के कन्नौज युद्ध और उसके भाइयों के संबंध में इतिहास तथा कश्मीर तिब्बत के वृत्तांत ने इसकी उपयोगिता बढ़ा दी है और ये ग्रंथ अच्छा हो गया है। हम आगे बात करें हुमायूं नामा की, जो हुमायूं के बारे में बहुत कुछ जानकारी मिलती है। इसकी बहन ने ही इसे लिखा था, गुलबदन बेगम ने। गुलबदन इसकी बहन थी हुमायूं की, और उसी ने अकबर के कहने पर इसको स्मरण शक्ति के आधार पर, अपनी सोच के आधार पर इसको लिखा था। इसने बहुत सारी घटनाओं का विवरण दिया है। ये विद्वान महिला थी। यह इस युद्धों में नहीं गई थी, शायद इसलिए युद्ध की विवरण बहुत कम दिए हैं, या हुमायूं युद्धों में बहुत सफल नहीं रहा, शायद इसलिए हुमायूं के इस तरह के विवरण बहुत कम दिए गए हैं। लेकिन दूसरी तरफ हुमायूं के हरम में क्या जीवन चल रहा था, वहाँ के दशा क्या थी, इसका अच्छा विवरण देती है, और हुमायूं के पलायन का भी विवरण देती है। हुमायूं की कमजोरियों पर पर्दा भी डालती है, जैसे मालदेव के बारे में, पक्षपात के बारे में। तो इस तरह की चीज़ें होने के बाद भी ये अपने आप में हुमायूं नामा बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए महत्वपूर्ण भी है क्योंकि किसी स्त्री द्वारा इस तरह का इतिहास लिखा गया या आत्मकथा लिखी गई, ये बहुत बड़ी बात है उस ज़माने में, जबकि महिलाओं के प्रति इस्लाम में बहुत ज़्यादा दबाया गया था। अगले किताब की बात करें, ताज किरातुल वाक़यात, तो इस ग्रंथ का लेखक हुमायूं का एक सेवक जौहर आफ्ताबजी था। जौहर आफ्ताबजी यह स्मृतियों के आधार पर इसको लिखता है, और ये हुमायूं की मृत्यु के 30 वर्ष बाद लिखना आरंभ हुआ था, और दावा किया था कि यह पूर्णतया सही लिखा है। लेकिन फिर भी हम मानते हैं कि ये जब 30 वर्ष बाद लिखा जाएगा
तो घटनाएं बहुत सारी बदल जाती हैं, सोच बदलती है। कानून हुमायूनी, ये अगली पुस्तक है कानून हुमायूनी, जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है इतिहास जानने के लिए। इसका लेखक गियासुद्दीन मोहम्मद ख्वांदमीर है। गियासुद्दीन मोहम्मद ख्वांदमीर, ये भी हुमायूं के दरबार में रहता था और इसने विशेष रूप से इस ग्रंथ में जो लिखा है वो हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है इतिहासकार के लिए, हुमायूं के अधिनियम, उसके आविष्कार, भवन निर्माण और तत्कालीन सामाजिक सांस्कृतिक जीवन के बारे में जो लिखा है वह इम्पोर्टेंट है, हमारे लिए जानकारी के लिए बहुत काम का है। अगला है तारीख़ शेरशाही। इसका लेखक है अब्बास खां सरवानी। यह अकबर की सेवा में था और उसी के कहने पर इसने लिखा था। अफ़गान के संबंध में जितने ग्रंथ लिखे गए उनमें माना जाता है कि तारीख़ शेरशाही सबसे महत्वपूर्ण है और शेर शाह और इस्लाम शाह, इन दोनों के बारे में इसमें बड़ा लंबा चौड़ा विवरण दिया गया है। इसमें सबसे बड़ी कमजोरी है कि घटनाओं का कोई तिथिक्रम नहीं दिया गया है, जो हमारे इतिहास के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, बिना तिथिक्रम के किसी चीज़ को बता पाना। अगली पुस्तक की बात हम कहें तो है सबसे महत्वपूर्ण अकबरनामा, जो अबुल फजल द्वारा लिखा गया। अबुल फजल का पिता भी विद्वान था शेख मुबारक, और उसका भाई भी अबुल फैज़ी भी बहुत विद्वान व्यक्ति था। इस ग्रंथ को दो हिस्सों में विभाजित किया जा सकता है। एक में जिसमें हम कहें कि अकबर के जन्म से लेकर के उसकी तैमूरियों की वंशावली, बाबर, हुमायूं के विवरण मिलते हैं, और दूसरा अकबर के सिंहासनारोहण से लेकर के 17वें वर्ष का हाल। यह भाग 1596 ईस्वी तक पूरा हुआ। दूसरे भाग में 1500 दूसरे भाग में हम अकबर की बात करें, शासनकाल के 17वें वर्ष से लेकर के 46वें वर्ष तक का इतिहास मिलता है। फिर बाद में चल करके इसके पहले भाग को दो भागों में बांट दिया गया और ये तीन भागों में ये माना जाने लगा। ये अरबी, तुर्की, हिंदी, संस्कृत, इन सब का विद्वान था अबुल फजल। स्वाभाविक है उसकी पकड़ अच्छी थी। उसने राजनीति, नैतिकता, दैनिक जीवन, आचार विचार, धर्म संबंधी अनेक चीज़ें, अनेक बातें इसमें लिखी हैं। दर्शन, साहित्य, इतिहास, सब कुछ इसमें मिल जाता है। यद्यपि कहा जाता है कि पहले अकबरनामा लिखा गया 2 बार, तो इसको अकबर ने कहा कि अच्छा नहीं है, फिर तीसरी बार इसने फिर अच्छा लिखा और शायद इसमें चौथी बार इसको सबसे अच्छे ढंग से लिया, जिसमें अलंकारिक भावनाएं खूब आ गई, अलंकार खूब आ गए। और इसमें सामान्य तौर पर जो आलोचना में कहते हैं कि एक लज्जाजनक चाटुकार हो गया, यानी हम किसी भी स्तर पर जाकर अकबर की चापलूसी करें। ये हर सत्य को छिपा देना और अकबर के ही सारी बातों को अच्छा साबित करने का स्थान बन गया। अकबरनामा समकालीन राजनीति पर भी बहुत प्रकाश डाला और विशेष करके अकबर के धार्मिक विचार और नीतियों का ज्ञान इसमें मिलता है। इसमें अन्य मुस्लिम इतिहासकारों की भांति कट्टरता और सांप्रदायिक विद्वेष की भावना उतनी नहीं दिखाई देती। इसी की दूसरी एक और कृति है आईने अकबरी। अकबरनामा एक कृति, दूसरा आईने अकबरी, यह अबुल फजल ने ही लिखा है और इसे कभी कभी अकबरनामा का ही अंतिम भाग माना जाता है और कुछ लोग इसे अलग से मान लेते हैं या परिशिष्ट मान लेते हैं, अलग से जोड़ा गया मान लेते हैं। इस ग्रंथ में भी 3 भाग हैं। पहले में अकबर के शासन के बारे में जानकारी मिलती है, बहुमूल्य रचनाएं मिलती हैं। फिर अकबर के सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक आदि विवरण भी हमें मिल जाते हैं। और तीसरे भाग में हिंदू सभ्यता, हिंदू दर्शन, हिंदू जीवन के बारे में मिल जाती हैं। इसमें कुछ सूक्तियाँ भी हैं और अबुल फजल के वंश का भी विवरण जोड़ दिया गया है। आईने अकबरी एक प्रकार से अकबर के शासन के विभिन्न अंगों का विस्तृत विवरण देने वाला ग्रंथ है। अगली पुस्तक है मुंतखाब उत तवारीख। मुंतखाब
उत तवारीख। अब इसका लेखक अब्दुल कादिर बदायूनी है। इसने अपने दिल्ली के सुल्तान बाबर हुमायूं के शासन का वर्णन किया है और एक दूसरे खंड में 1595 तक के अकबर के शासन की बातें करता है और तीसरे भाग में मुसलमान और संतों का विवरण देता है। इसकी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो हमें हमेशा याद रखने की है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न में भी आते हैं, अच्छे ध्यान रखना है कि अकबर के आदेश पर इसने महाभारत का अनुवाद किया था रज्मनामा से। रज्मनामा नाम से इसका अनुवाद, रज्मनामा यानी महाभारत, और रामायण का भी इसने अनुवाद किया था। ये कट्टर था, धार्मिक रूप से संकीर्ण था, लेकिन फिर भी इस विद्वान था। इसने बहुत सारी बातें लिखी हैं। इसमें प्रशासनिक व्यवस्था और उस काल के अकाल, इबादत खाना में वाद विवाद जो हो रही थी अकबर के समय में, और इस्लाम के प्राचीन अरबी रूप के बारे में लिखता है और ये कहता है कि ये अकबर नहीं मान रहा है। ये सारी बातें इसमें मिलती हैं। यह इस रूप में हमें इम्पॉर्टेंट है, इस रूप में हमें अच्छा ग्रंथ दिखाई देता है। आगे हम बात करते हैं तबकाते अकबरी। ये ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद द्वारा लिखा गया और यह व्यक्ति भी बहुत विद्वान था और सैनिक भी था। इसमें 987-88 से लेकर 1593-94 ईस्वी तक का इतिहास देता है। इसमें बाबर, हुमायूं, अकबर का सबका विवरण मिलता है। प्रांतीय जो राज्य हैं उनका भी विवरण मिलता है। निजामुद्दीन ने अपनी ग्रंथ की रचना के लिए अकबरनामा सहित 28 ग्रंथों का अध्ययन किया था और उसकी जांच खोजबीन करके इसको लिखा था। तो स्वाभाविक है अच्छा रहा होगा, लेकिन धार्मिक कट्टरता और पक्षपात का सहारा नहीं लिया, ये सबसे बड़ी बात है। और अबुल फजल तथा बदायूनी से अधिक निष्पक्ष इसने लिखा ऐसा माना जाता है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट रचना होती है अकबर के शासन के जानने के लिए। तो हम यहाँ तक अपनी चर्चा करते हैं। अगले खंड में हम इसके आगे बात करेंगे साहित्य से मध्यकालीन मुगलकालीन इतिहास जानने में हमें कैसे सहायता मिलती है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।